पिछले 78 वर्ष से कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो संविधान को दरकिनार करके उसमें से 3 शब्दों को डेवलप करके उस पे देश की 134 करोड़ की बढ़ती हुई जनसंख्या को डिवाइडेशन करके सत्ता का आनंद लेने में मशरूर हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो विचारधारा है, सबसे पहला है कि देश का जितना भी नागरिक है उसको समता मूलक आवास मानकर विकसित किया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करेगी, लेकिन उसमें भी जो शिक्षा का मापदंड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, जिसे किसी व्यक्ति विशेष धर्म समुदाय से मुक्त रखा जाए। तीसरा है, इसके तहत एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य, एक राष्ट्र एक समान शिक्षा का प्रावधान। तीसरा, रोजगार सृजन कर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की प्राथमिकता होगी। जो तीसरा है, राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा संवैधानिक संस्थानों में स्त्री 49%, पुरुष 49%, 2% किन्नर का प्रतिनिधित्व, नो रिजर्वेशन। नाम के गौतम, कृष्ण कुमार गौतम है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अध्यक्ष। तो साथियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आप साथियों का हम स्वागत करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप और आपके परिवार को पुनः हार्दिक बधाई देते हैं कि आप और हम सब भारत के संविधान के तहत जो स्वतंत्रता भोग रहे हैं उसे बचाने की भी नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है। तो अभी साथियों हम 3 भागों में बात करेंगे। पहला भाग है भारत का संविधान की उद्देशिका। दूसरा, उद्देशिका के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा। तीसरा, जो भी भारत के अंदर राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनके लिए महागठबंधन का निर्माण करा है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भारत का संविधान किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के लिए समर्पित नहीं है, बल्कि राष्ट्र के नागरिकों के लिए समर्पित है। इसीलिए भारत का संविधान हम भारत के लोग, अर्थात वे लोग जिन्हें संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 326 मताधिकार प्राप्त है, वे ही लोग अपने मत के द्वारा क्षेत्र के उम्मीदवार को चुनकर लोकसभा, विधानसभा में भेजते हैं। तो जैसा कि संविधान की उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों, तो शुरुआत में ही हम भारत के लोग से हुआ है और उन्हीं को समर्पित है। वे ही भारत के संविधान के तहत प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने का काम करेंगे। तो जैसा कि संविधान में लिखा है कि समस्त नागरिकों, अर्थात जिनको मत के द्वारा चुना जाता है, वो समस्त नागरिकों के लिए क्या करेंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सरकार का पहलू है। दूसरा, संविधान में लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये प्रत्येक नागरिक का अभिप्राय, स्त्री, पुरुष, किन्नर इक्वल टू नागरिक। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के आधार ना होकर लिंग के आधारित होती है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या अविकसित अर्थात किन्नर है। इन्हीं के लिए देखा जाए प्राकृतिक रूप से और संविधान के शब्द नागरिक से, तो जो समाज बनता है वो समाज स्त्री समाज, पुरुष समाज, किन्नर समाज, जिसके लिए संविधान में लिखा है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये सरकार का पहलू है कि वो प्रत्येक नागरिक को
सामाजिक आर्थिक न्याय प्रोवाइड कराए। दूसरा जो संविधान के उद्देशिका में है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये व्यक्तिगत आज़ादी है कि कौन नागरिक किस समुदाय, किस धर्म, कैसे रहना, कैसे सहना, ये उसकी इंडिपेंडेंसी है। तीसरा जो संविधान में लिखा है वो लिखा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक नागरिक की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसे विकास की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। जो चौथा शब्द उसमें है वो है व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये सरकार का काम है कि सरकार प्रत्येक नागरिक के बीच कैसे भाईचारा स्थापित करे, देश और विदेशों के साथ हमारा कैसे बंधुता बढ़े, ये संविधान चाहता है। लेकिन पिछले 78 वर्ष से कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो संविधान को दरकिनार करके उसमें से 3 शब्दों को डेवलप करके उस पर देश की 134 करोड़ की बढ़ती हुई जनसंख्या को डिवाइडेशन करके सत्ता का आनंद लेने में मशरूर हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो विचारधारा है उसके द्वारा तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी क्या है कि पहला है राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के 2 व्यापक शब्द, राष्ट्र और नागरिक, अर्थात नागरिक शिक्षित और जागरूक, राष्ट्र विकसित और सुरक्षित, तथा संविधान के उद्देशिका के अनुरूप तैयार किए गए राष्ट्रीय विकास एजेंडे के मुख्यतः क्या हैं। सबसे पहला है कि देश का जितना भी नागरिक है उसको समता मूलक आवास मानदंड विकसित किया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करेगी, लेकिन उसमें भी जो शिक्षा का मापदंड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, जिसे किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय से मुक्त रखा जाए। तीसरा है इसी के तहत एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य, एक राष्ट्र एक समान शिक्षा का प्रावधान। तीसरा, रोजगार सृजन कर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की प्राथमिकता होगी। जो तीसरा है, राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा संवैधानिक संस्थानों में स्त्री 49%, पुरुष 49%, 2% किन्नर का प्रतिनिधित्व, नो रिजर्वेशन। इसी के साथ जो चौथा है, अब इन सबको अगर हम मिलाते हैं तो नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय कुछ तो मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो राजनीतिक न्याय है उससे सभी नागरिक कोसों दूर खड़े हैं। उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली की विधानसभा है जिसमें 70 सीटें हैं, तो 70 सीट का मतलब है 49-49-2, यानी कि 34 सीट पे महिला लड़ें, 34 पे पुरुष, 2 पे किन्नर। यदि सत्तारूढ़ होती है तो मंत्रिमंडल का जो गठन है उसमें से 7 में से 3 स्त्री, 3 पुरुष, 1 किन्नर। और अगर उसके बावजूद जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें पहले 2 साल एज ए मुख्यमंत्री महिला, अगले 2 साल पुरुष और लास्ट में 1 साल किन्नर को अवसर दिया जाएगा। लेकिन तीनों ही मंत्रिमंडल गठन में नए विधायकों का प्रवेश होगा। तो इससे हमें लगता है कि जो अभी 78 साल में परिवारवाद और व्यक्तिवाद पनपा है उसे शायद हम कंट्रोल कर सकें। ये हमारी विचारधारा है। हम अभी हाल में ही हमने तय करा है कि जो 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, पंजाब, उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश, तो जो भी उनकी संख्या है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है वहाँ पे 403 सीटें हैं, तो उसमें हमारा मानना है कि 199 सीट पर महिला लड़े, 199 सीट पे पुरुष लड़े और 5 सीट पे किन्नर लड़े। यदि सत्तारूढ़ होती है तो जो अभी बताया उसी तरीका की हम व्यवस्था देना चाहते हैं, राज्यों में भी, केंद्र में भी। केंद्र के में भी ये है कि जैसे लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं, तो उसी के अनुसार मतलब
महिलाओं को 261 सीट मिले, पुरुष को 261 सीट मिले, शेष किन्नर को मिले। और जो मंत्रिमंडल का गठन हो आफ्टर बहुमत के बाद, तो उसमें 49-49-2 अर्थात 543 जो सीटें हैं उसका 15% यानी कि 81 मंत्री होने चाहिए, जिसमें से 40 महिला, 40 पुरुष और 1 किन्नर। ठीक वैसे ही 5 साल के कार्यकाल में पहले 2 साल जो देश का प्रधानमंत्री बने वो महिला बने, अगले 2 साल पुरुष हो, 1 साल किन्नर हो, और 5 साल के कार्यकाल में हर मंत्रिमंडल गठन में नए विधायकों का प्रवेश हो। इसके साथ संविधान में जो लिखा है समता और समानता, अगर आपको बारी दे दी गई है तो अगली बार आपकी बारी नहीं होगी, अगले की बारी होगी, ताकि वो भी राजनीतिक न्याय का हकदार बन सके। अब इसके साथ साथ हम लोगों ने एक डेवलप करा है कि यदि समतामूलक प्रतिनिधित्व के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है, तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने भारतीय नागरिक समतामूलक प्रतिनिधि महागठबंधन का निर्माण करा है, जिसमें इन सब बातों को लेकर अगर वो चलना चाहें तो वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यही आज की प्रेस वार्ता का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नागरिक, जय भारत। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी सर। मैं इंडियन एक्सप्रेस में हूँ। जी सर। अभी जो जेन जी का आंदोलन हुआ था जंतर पर, आप उसको किस तरह मानते हैं? जैन जी का जो विषय है वो राजहित में है। इस देश में जो इस देश के वासी हैं उन सबको अपनी बात कहने का हक का अधिकार है, लेकिन फिर भी उनको अगर अपनी बात कहनी पड़े तो उन्हें न जाने कितना कुछ झेलना पड़ता है। तो साथियों, जब कोई देश, संगठन, कोई व्यवस्था बनती है तो उसके उसूल होते हैं। उन उसूलों में लोगों को सद्भावना के साथ विकासशील मुद्रा में चलने का एक संदेश देते हैं, और जब उन उसूलों को लिपिबद्ध करते हैं तो वो नियम बनते हैं, और नियमों का बुलंदा एक विधान कहलाता है, और उन विधानों में भी अगर सर्वश्रेष्ठ हो तो वो संविधान कहलाता है। तो साथियों, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस देश का इतना सर्वश्रेष्ठ संविधान, विश्व में सर्वश्रेष्ठ संविधान होने के बावजूद भी देश के कुछ लोगों की हालत तो अच्छी है, लेकिन सर्वविदित है कि अधिकांश लोगों की हालत अच्छी नहीं है। तो आज भी अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, ये सारी समस्याएं इस देश के वासियों को, इस देश के नागरिकों को घेरे हुए हैं। साथियों, बहुत सारी पार्टियां हैं, रूलिंग पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, रोज नई पार्टियां बनती हैं, रोज नई पार्टियां टूटती हैं, विलय करती हैं। इस देश के हालात पे अपने जज्बात से हमारे सीनियर के गौतम साहब ने मनन किया, चिंतन किया, उसकी गहराइयों तक जाकर, उसकी समस्याओं की गहराई तक जाकर उसके समाधान के लिए मनन किया, और उसके बाद इस राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन किया। तो साथियों, जिन्होंने अपनी भावनाओं से उत्प्रेरित होकर, अपने मनन करके, दिन रात चिंतन करके जो बातें सोची है इस देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, जो आज तक संविधान की तो बात सब करते हैं, संविधान का उपयोग करके सत्ता तो प्राप्त करते हैं, लेकिन संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान की उद्देश्य का ही उद्देश्य है, लेकिन आज तक उसको उपयोग में लाने की किसी ने कोशिश नहीं की। संविधान के रचयिताओं ने यह संदेह पहले बहुत व्यक्त किया था कि संविधान बहुत कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि संविधान को चलाने वालों की नीयत अच्छी नहीं है, संविधान चलाने वाले अच्छे नहीं है, तो वो संविधान अच्छा लागू नहीं हो सकता, साबित नहीं हो सकता।
इसी बात पे बहुत गहराइयों से चिंतन मनन करके इस उम्र में 70, 72, 73 की उम्र में उन्होंने अपना एक एक पल देके, अपना एक एक क्षण देके, अपने पास जो भी पूंजी वगैरह है उसको लगा के इस पार्टी का गठन किया है। तो हम सबका एक विशेष कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आप जैसे जो लोग आगे आए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ इस पार्टी की क्या भावना है, क्या उद्देश्य है, मैं अपने माननीय के गौतम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नागरिक पार्टी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात देशवासियों के संदेश के रूप में दें। सर परिचय दें। और आज संप्रभुता दिवस के उपलक्ष्य में आपने अपनी पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके एजेंडे के बारे में बताएं और आगामी क्या रणनीति है उसके बारे में।